अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, ये आज आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि आप उन लोगों से चीज़ें सीखें जो इस वक्त जो है वो पूरी पाकिस्तान की मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, उसका पूरा जो क्लियरेंस सिस्टम है वो चला रहे हैं। ठीक है जी। और इस एज में इस पर्टिकुलर टाइम पे ना फाइनेंशियल लिटरेसी आमतौर पे बच्चों के पास नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम लोग कन्फाइंड रहते हैं अपने कोर्स की किताबों तक। ठीक है जी। और उसके आगे की नॉलेज नहीं होती। और हम फिर जब जाते हैं किसी फर्म में इंटरव्यू देने के लिए तो वो हमसे पार्टनर पूछता है कि जी बताएं इंडेक्स कहाँ चल रहा है, तो हमें यही नहीं पता होता कि इंडेक्स है क्या। तो आज आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला है कि आप इन एक्सपर्ट से जो है वो फ़र्स्ट हैंड जो है वो चीज़ें सीखें, समझें, और फिर अगर आपको मज़ीद इंटरेस्ट हो तो ये आपको बाकी भी गाइड कर देंगे कि फ़र्दर जो है वो आपको मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए मेरे ख्याल में शायद NCCPL की वेबसाइट पे भी चीज़ें मौजूद होंगी, तो वो कहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा बड़ा शौक़ था, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो मेरा जब PwC में इंटरव्यू हुआ था तो PwC पाकिस्तान की टॉप फर्म है, उसमें मुझे उन्होंने ऑफ़र किया ऑयल एंड गैस सेक्टर। मैं छोड़ के चला गया कि मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है, मुझे वहाँ चीज़ें सीखनी है कि हमारा स्टॉक मार्केट कैसा चलता है, हमारी मनी मार्केट कैसे चलती है। ठीक है जी। तो मैं KPMG में आया इस कमिटमेंट पे कि वो मुझे बैंक्स के ऑडिट पे भेजेंगे, म्यूचुअल फंड्स के ऑडिट पे भेजेंगे, और फिर आगे एवेंचुअली मैंने अपने करियर का जो है वो अच्छा खासा हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ इन्वेस्टमेंट साइड पर ही गुजारा है। तो आपके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है जी। और उन लोगों से सीखने का मौका है जो इस वक्त प्रैक्टिकली 25-25, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे मार्केट को देख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत नादिर मौका है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की वर्कशॉप्स आगे भी जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे हम सर से भी, तारिक साहब से भी, और आमिर भाई से भी जो NCCPL के जो है वो कंप्लायंस हेड हैं, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सेशंस फ्रीक्वेंटली होते रहें, ताकि आप लोग की जो है वो एक तो नॉलेज भी बढ़ती रहे और फिर आपका शौक़ भी बढ़ता रहे कि आपको अंदाज़ा हो कि जी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड्स का शायद 2% भी नहीं है, और पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बैंकिंग का शायद 2% नहीं, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि पैसा जमा करके हमारे पेरेंट्स ने क्या रखा होता है, बैंक्स में रखा होता है। तो आपको ये पता चले कि जी बैंक्स के अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इस एज में अगर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी तो आपके अंदर एक सेविंग की हैबिट भी डेवलप होगी। ठीक है जी। मैं रिसेंटली अभी एक ICAP काउंसिल मेंबर से मिला था जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा आप ये क्यों नहीं करते कि आपकी जगह काम आपका पैसा करे, पैसा आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आप सो रहे हैं और पैसा आपको क्या करके दे रहा हो, इनकम कमा के दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो आप उसमें उस चीज़ को सीखने के लिए पहला स्टेप ले रहे हैं आज। ठीक है जी। तो प्रेजेंट किसने करना है? सर काशिफ आ रहा है। तो मैं सर काशिफ को जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, और सर काशिफ इस वक्त जो है वो हमारे पास चीफ रिस्क ऑफिसर हैं। ठीक है जी। एक बहुत सीनियर पोस्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिस तरह आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं आज इनको जो है वो उसी तरह रिस्पेक्टफुली सुनेंगे और इनसे चीज़ें सीखेंगे। सर ओवर टू यू। आपने ऐसे पहले बना देता हूँ, ये बस आपने मैनेज करना है, अगर आवाज़ ऊपर नीचे हो ना तो बस, और ये आपने लगाना है सर यहाँ ताकि आपकी आवाज़ लगे उसमें। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जो है अहमद साहब ने कहा है तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, उसके बाद हम जो है थोड़ा सा बताएंगे आपको क्या करते हैं, क्या नहीं होता, क्या होता है, मार्केट क्या है, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन, एक तो पहले ये है कि सारे CA स्टूडेंट्स हैं या ACCA स्टूडेंट्स हैं, या कौन कौन से आपका है, थोड़ा सा CA स्टूडेंट्स कितने हैं? सारे सीख हैं, चलें गुड। इन्वेस्टर कितने लोग हैं यहाँ पर? ओके गुड, एक हाथ, 2, सही। अच्छा, कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? स्टॉक्स में। ओके, आप कहाँ इन्वेस्टेड हैं? क्रिप्टो में। ओके वेरी गुड। क्या फ़र्क है क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में? आप दोनों में से कोई एक बता दें। और कोई फ़र्क नहीं? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, एक लीगल है और एक इल्लीगल है। ठीक है,
तो ये फ़र्क समझ में आता है कि एक लीगल है और एक इलीगल है। चलें, अगर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर क्रिप्टो लीगल है, अच्छा अगर लीगल है, दोनों चीज़ें लीगल हो गई, सिक्योरिटीज़ में भी आप काम करें लीगल है, क्रिप्टो में भी काम करें लीगल है। अगर लीगल है तो फिर क्या फ़र्क है? नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि चलें ये लीगल इलीगल को आप हटाएं। अगर लीगल है, जैसे कोई और कंट्री है जहाँ पर लीगल है, फिर क्या फ़र्क है दोनों में? नहीं, एक रेगुलेटेड है और एक नॉन रेगुलेटेड है। ठीक है, क्रिप्टो में स्टॉक एक्सचेंज में आप काम कर रहे हैं या आप एएमसी के साथ काम कर रहे हैं या आप किसी और पहले ये बताएं, पाकिस्तान में कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, क्या आपको अंदाज़ा है? कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट है? ठीक है, अच्छा 4 सही बोला आपने। SECP तो बहुत सारे काम करता है, तो कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट नहीं है, वो तो रेगुलेटर है, बहुत सारे लोगों का रेगुलेटर है। ठीक है, चौथा इंस्टीट्यूट किसी को पता है कौन सा है? CDC, NCCPL, PSX, ये 3 तो हो गए, चौथा कौन सा है? अच्छा, चौथा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ठीक है, आप जो PSX में काम करते हैं वो सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग है, जो आप मर्केंटाइल एक्सचेंज होता है वहाँ पर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग है जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही है। अच्छा, अब जो हमने ये 2-3 बातें की हैं, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम बात करते हैं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलें, गुड। पहले उस पर आ जाओ, PSX की वेबसाइट खोली है ना तुमने, उनकी ट्रेडिंग बोर्ड जो है ना उस पर आ जाओ। नहीं, ये नहीं, इसका वो नज़र आ रहा होगा तुमको, एक डाटा पोर्टल का, PSX डाटा पोर्टल, ऊपर जाओ, हाँ ये वाला। ठीक है, अच्छा, जो सिक्योरिटीज़ में काम कर रहे हैं आपने ये देखी हुई होगी चीज़, क्या चीज़ है, क्या है, किस तरह काम करती है। अभी अहमद साहब ने क्योंकि स्टार्ट किया था वर्ड इंडेक्स से, तो हम इंडेक्स से ही स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में वेरियस इंडेक्सेस हैं इस वक्त। ठीक है, जो मेन इंडेक्स इस वक्त फॉलो होता है, जिस पे आपको बताया जाता है कि आज मार्केट में क्या हुआ, वो KSE 100 इंडेक्स है बेसिकली। उसके अलावा एक KSE 30 इंडेक्स भी है, KMI इंडेक्स भी है, KMI भी है, ऑल शेयर्स भी है, तो वेरियस इंडेक्सेस हैं। ये आपको ऊपर जो है सारे टॉप पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इन इंडेक्सेस में कुछ जो है वो तो पूरी मार्केट के हवाले से और पूरी मार्केट से रिलेटेड हैं, बाकी जो कुछ इंडेक्सेस हैं वो कुछ सेक्टर बेस्ड होते हैं। जब आप इसकी ट्रेडिंग स्क्रीन को देखते हैं तो वो आपको टॉप 30 या टॉप जो मूवमेंट हो रही होती है मार्केट में, जिन शेयर्स में ज़्यादा काम हो रहा है वो आपको दिखा रहे होते हैं। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं, ये तुम 1 डे पे हो, इसको राइट वाले पे करो, 1 मंथ पे, हाँ ठीक है। अब आपने अगर कोई शेयर पे काम करना है, कोई शेयर ख़रीदना बेचना है, तो आप उसको हिस्टोरिकली पहले चेक कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो यहाँ पे मिल रही होती है। PSX की वेबसाइट है ये, तो ये PSX की वेबसाइट पे आपको मिल रही है। ये लाइव इन्फॉर्मेशन चल रही है आपके पास इस वक्त कि मार्केट कहाँ पे है, क्या काम कर रही है। तकरीबन 650 पॉइंट जो है वो KSE 100 इंडेक्स जो है वो इस वक्त डाउन हुआ है और 84,879 पे इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अभी आपको किसी स्पेसिफिक शेयर्स को देख रहा हो तो इसी में आप थोड़ा नीचे आएंगे, ये आपको टॉप सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं इस वक्त के। इनमें से किसी भी एक के सिंबल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्या करता है, इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इसका प्राइसेस क्या रही हैं पिछले 1 साल में, पिछले 1 महीने में या पिछले कुछ अरसे में। ठीक है, तो अगर आप जो लोग इन्वेस्टमेंट में अब इंटरेस्टेड हो वो इसको इस तरह से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके रिजल्ट्स हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, डिविडेंड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना। और अगर इससे भी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप उसका लिंक मिलेगा आपको, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ जाके इसको देख सकते हैं।
ठीक है, अब हम आते हैं अपनी उस डिस्कशन पे जहाँ से हमने कहा कि हमारे पास 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, 4 इंस्टीट्यूट्स का आपस में कुछ लिंक है। ये कुछ ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या कुछ अलग से एंटिटीज़ हैं जो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये 4 तो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी हमने बात की, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके बगैर सिक्योरिटीज़ मार्केट नहीं चल सकती, जिसमें आपके ब्रोकर्स आ जाते हैं और उसके बाद जो है आपके बैंक्स हैं, क्योंकि बैंक्स के बगैर भी आप ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं आप उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, बाय और सेल। एक बायर होगा, एक सेलर होगा। एक ने सिक्योरिटीज़ को डिलीवर करना है जो सेल कर रहा है, और जो बायर है उसने उसकी ऑब्लिगेशन है, मनी ऑब्लिगेशन है जो पे करनी है। ठीक है, तो ये 2 लेग्स हैं एक ट्रांजैक्शन की जिनको सेटल होना होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, PSX पे आपने देख लिया ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रोकर जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एक लिंक कि आप वेब पे जाके ट्रेडिंग करें। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन करंटली। ठीक है, तो आप ब्रोकर के पास जब अकाउंट खोलते हैं वो अकाउंट आपका आता है और आप ट्रेडिंग करते हैं, तो या तो ब्रोकर के थ्रू आप ऑर्डर देकर ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप उस ट्रेड को जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आप खुद कुछ काम करना चाहते हैं तो। अब ये ट्रेड हो गई, जब ट्रेड हुई आपको पता है कि किन 2 लोगों के दरमियान ट्रेड हुई? बायर और सेलर कौन है? मसलन आपके पास एक प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके शेयर्स हैं। जिस तरह आपके पास गाड़ी हो, जिस तरह आपके पास कोई और एसेट हो, अगर आपने इसको सेल करना है तो आप एक सेलर के पास जाते हैं, आपको पता होता है ये साहब हैं ये जिनको मैंने सेल किया। यहाँ पर आपको नहीं पता किसको सेल किया। आप आए, आपने कहा मेरे पास ये शेयर्स हैं और मैंने लगा दिए और सेल हो गए। जहाँ प्राइस मैच की, 2 चीज़ें मैच होती हैं, क्वांटिटी और प्राइस। ठीक है, जहाँ क्वांटिटी और प्राइस मैच हुई वहाँ पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई तो अब ना बायर को पता है ना सेलर को पता है कि मैंने शेयर्स देने किसको हैं, सेलर, और बायर को भी नहीं पता मैंने पैसे लेने किससे, कहाँ से आएंगे पैसे इसके से। ट्रांजैक्शन तो हुई है ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर ने ट्रांजैक्शन किया, इन्वेस्टर का लिंक ब्रोकर के साथ है। ठीक है, अब जब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो है एक रोल आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का और रिस्क मैनेजमेंट का। ये 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो ट्रांजैक्शन होने के बाद ट्रिगर होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा एक फैक्टर है जो ट्रिगर हो जाता है जब आप ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं, एंट्री लेते हैं, वो एक पार्ट होता है और उसके बाद ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये बताएं आपने की भी है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में, क्या होता है, किस तरह से आज आपने ट्रांजैक्शन कर ली, अगर क्या होगा उसके बाद? सेल करेंगे, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके 1 या 2 दिन के बाद जो है ईमेल पे बता देते हैं कि आपके CDC अकाउंट में शेयर्स आ गए। ठीक है, अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन आता है पहला, ये कहाँ से आता है, आपको कौन भेजता है? ब्रोकर भेजता है। ठीक है, और जो ईमेल आती है आपके पास कि CDC में आपके शेयर्स आ गए हैं, वो कौन भेजता है आपको? वो CDC भेज रहा है आपको। ठीक है, चले, गुड। अच्छा, अब जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई, तो ट्रांजैक्शन हुई, आपने कहा 2 दिन बाद आपको, अगर आपके शेयर्स आने थे तो 2 दिन बाद आए, आपने पैसे कब दिए उसके? पैसे उसी वक्त दे देते हैं आप, सही है। ठीक है, चलें, तो नेशनल क्लियरिंग कंपनी का रोल यहाँ पर आता है बीच में। ठीक है, ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी का मिशन और विजन है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर के लिए क्या करते हैं और किस तरह से हमारा काम होता है। इन्वेस्टर से हमारे जो लिंकेजेस हैं, जहाँ पर हम इंडिविजुअली लिंक करते हैं जाके इन्वेस्टर के साथ, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बताएं ये सेमिनार हम क्यों कर रहे हैं आज? नहीं, अवेयरनेस को, फाइनेंशियल लिटरेसी, गुड। नहीं तो आज ही क्यों? वेरी गुड। तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो चल रहा है ना, तो इस वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में आपको इन्वेस्टर को अवेयर करना है कि इन्वेस्टर के क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं,
और आपको अट्रैक्ट भी करना है कि आप आएँ और इन्वेस्टमेंट्स करें बेसिकली। तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ जो है ना वो आपको पता होने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या हैं और वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग हैं मोबाइल यूज़र्स, टैबलेट्स यूज़र्स, लैपटॉप यूज़र्स, और भी पता नहीं कौन सी डिवाइसेस होंगी, मुझे इतनी यूज़ करनी आती है, इससे ज़्यादा आती नहीं यूज़ कर। तो ये जो डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं ना, इसमें जब आप मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टीज़मेंट्स मिलते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, ठीक है। तो आपको ये अवेयर होना चाहिए कि आपने कहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो आज का सेशन का मकसद यही है कि आपको ये पता हो कि कौन से एवेन्यूज़ में आपने जाना है और कहाँ पे आपने नहीं जाना है, ठीक है। तो क्रिप्टोज़ में जो है ना वो आप लोगों ने नहीं जाना है, क्रिप्टोज से दूर रहना है। अच्छा, रीज़न क्या है? देखें, दो रीज़न तो मैंने आपको पहले बताया। पहले मैंने आपको बताया कि एक इलीगल है, पाकिस्तान की बात करते हैं हम तो। दूसरा मैंने आपको बताया रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई जो है वो क्रिप्टो में जहाँ आपने काम किया है, आपको अगर कल को लॉस होता है या आपको ये लगता है कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, आप कहाँ कंप्लेन करेंगे? कहीं नहीं कर सकते, आपके पैसे चले गए जो भी थे, ठीक है ना। तो इस वजह से इस ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको ये नहीं पता हो कि मेरा रिकोर्स क्या है मेरे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो आपने बैंक्स में पैसे रखे हैं, आप बैंक्स में टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं या आप बैंक्स में किसी और एवेन्यू में जाते हैं, वो सेविंग्स को आप अपने वो करते हैं, वो होता है रिस्क फ्री, ठीक है। कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 100 के 110 या 112 या 115 120 जो भी एक वो है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद ये आपका एक रिटर्न है और आपका एक्चुअल जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो भी वापस आएगी, ठीक है। क्रिप्टो में आपका अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया तो देयर इज़ नो रिकोर्स अवेलेबल कि आपने कहाँ जाना है, किससे कंप्लेन करनी है। बैंक्स के केस में उसका रेगुलेटर स्टेट बैंक है, आप उसके पास जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो है वो पर्सनल होंगे। जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे उतने ज़्यादा नॉर्मली कहा जाता है ना रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा रिवॉर्ड है उतना ही बड़ा अदर साइड पे रिस्क का लॉस भी है। तो यहाँ पर जो है आपका 100% लॉस है या 1000% प्रॉफिट भी आप कह लें, ठीक है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में या किसी और एवेन्यू में जो काम करते हैं, वहाँ पर आपके एक लिमिटेड रिस्क है और एक लिमिटेड रिवॉर्ड है, लेकिन जो आपका एक्चुअल सरमाया है उसका लॉस होने का चांस मिनिमम है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आगे आ जाए हम। अच्छा, ये जो है नेशनल क्लियरिंग कंपनी बनी 2001 में बनी, स्टॉक मार्केट 1948-49 की बनी हुई है, तो नेशनल क्लियरिंग कंपनी 2001 में क्यों बनी, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। फिर और मज़ीद जो चीज़ें हैं इसके साथ वो हम बात करते हैं। अच्छा, अब जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड जो होती है, ठीक है, इन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन बाद शेयर्स मिलते हैं, तो 2 दिन बाद क्यों मिलते हैं? T+2 इज़ अ सेटलमेंट साइकिल, हम कहते हैं सेटलमेंट साइकिल है T+2 का, ठीक है। T+2 के सेटलमेंट साइकिल का मतलब ये है कि जो पैसे देने हैं आपने और जो शेयर्स लेने हैं आपने, वो दोनों 2 दिन बाद सेटल होंगे। 2 दिन तक ये ट्रांजैक्शन जो है वो ओपन है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब ये 2 दिन तक अगर ट्रांजैक्शन ओपन है या आउटस्टैंडिंग है, मार्केट चल रही है, ठीक है, अब आपको या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जो आपके पास अपनी होल्डिंग मौजूद है इस वक्त। लेकिन जिस वक्त आपने उसको सेल कर दिया और मार्केट ऊपर जा रही है, अब क्या हुआ? वो सेल पे जिस पॉइंट पे सेल किए उस पॉइंट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, सही है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन अब मार्केट तो ऊपर जा रही है, आपको ये यार मैंने जल्दी सेल कर दिया, मैं थोड़ा सा और रुक जाता ना तो पैसे ज़्यादा मिल जाते, एक दिन और रुक जाता, अगले दिन मार्केट अप है,
या दूसरे दिन भी रुक जाता मार्केट अप है, तो क्या होगा? आप कहें 2 दिन बाद यार मैं नहीं दे रहा शेयर्स, मेरे शेयर्स की तो वैल्यू बढ़ गई, ये तो 2 दिन पुरानी वैल्यू है जिसमें मैंने बेचा था। यहाँ पर आता है रोल रिस्क मैनेजमेंट का, से यहाँ पर हम करते हैं रिस्क मैनेज, ठीक है। और ये जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कहते हैं इसको हम, क्योंकि शेयर्स की ट्रांसफ़र होती है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और मनी की जो है वो हैंड्स चेंज होते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो सेलर से बायर को डिलीवरी जाती है और बायर से सेलर को पैसे जाते हैं। NCCPL 2001 में इसलिए फॉर्म हुई क्योंकि उससे पहले जो ट्रेडिंग होती थी स्टॉक एक्सचेंज में, वो ट्रेडिंग होती थी फिजिकल शेयर्स की, और जब फिजिकल शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी उस वक्त सेटलमेंट साइकिल T+7 का होता था। आपने जो आज ट्रांजैक्शन की है उसकी सेटलमेंट 7 दिन बाद होगी, ठीक है। उसके बाद CDC आया लेट 90s में। लेट 90s में हमने किया ये कि जो हमारे पास फिजिकल शेयर्स थे उनको हमने इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करना शुरू किया, और जब वो कन्वर्ट हुए तो अब रिक्वायरमेंट आई कि इनकी जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और इसमें इन्वॉल्वमेंट अदर्स की ना हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर जो है नेशनल क्लियरिंग कंपनी कायम हुई, और नेशनल क्लियरिंग कंपनी का जो मेन काम था वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट था। तो जो भी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होंगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उन तमाम की क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करना NCCPL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हो जाती T+2 के साइकिल में, या जिस वक्त फर्स्ट टाइम ये हुआ था उस वक्त T+3 का साइकिल था, और फ्यूचर में इंशाल्लाह आप देखेंगे तो ये T+1 का साइकिल होगा। तो ये जब तक ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हो जाती, इसका एक रिस्क है कि अगर मार्केट ऊपर चली गई तो मे बी पॉसिबल सेलर अपनी डिलीवरी लेकर ना आए, और दूसरा रिस्क है कि अगर मार्केट नीचे चली गई तो मे बी पॉसिबल बायर पैसे लेकर ना आए। वो कहेगा यार अब तो मुझे सस्ती मिल रही है ये चीज़, मैं क्यों महंगे उसके पैसे दूँ। तो इस बीच में जो काम है उसको हम कहते हैं कि ये रिस्क मैनेजमेंट है, और इस रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए जो है वो हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वो अप्लाई करते हैं, जिस पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अब एक चीज़ और भी है, अब आपके पास अगर पैसे नहीं हैं शेयर्स ख़रीदने के पूरे, फिर आप क्या करेंगे? मतलब आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं है, जो शेयर आप ख़रीदना चाह रहे हैं आपको लग रहा है कि इस पर बेनिफिट जो है मुझको 3 महीने में 20,000 रुपये का हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूँ। 20,000 रुपये का प्रॉफिट तो नज़र आ रहा है कि ये हो जाएगा 2 महीने में या 3 महीने में, ठीक है। तो उसके लिए NCCPL जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप अपने परचेज़ की फाइनेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मुख्तलिफ जो हैं वो मार्जिन्स हैं, मुख्तलिफ उसके क्राइटेरियाज़ हैं जो सेट हैं, ठीक है। तो उसमें आप जाके जो है वो ट्रेडिंग करने के बाद आप फाइनेंसिंग ले सकते हैं, लेकिन ये आपको फाइनेंसिंग जो लेनी है ये आपको ट्रेड करने से पहले बताना है कि मुझको इसकी फाइनेंसिंग चाहिए होगी सेटलमेंट के वक्त। तो एक अमाउंट आप पे करेंगे और बाकी अमाउंट जो है वो कोई फाइनेंशियर आएगा वो फाइनेंशियर पे करेगा, और शेयर्स आपके जो है वो फाइनेंशियर के पास प्लेज हो जाएंगे, ठीक है। और जब आपको बेचेंगे उन शेयर्स को तो फाइनेंशियर को आप पैसे और जो आपका रेट एग्री हुआ हो उसके साथ कि आपने कितना एक्स्ट्रा उसको देना है। तो अगर आपका 20 आपको ये लग रहा है कि मैं 3 महीने के लिए ले रहा हूँ और 3 महीने में इसकी कॉस्ट जो है वो 5,000 रुपये आ रही है और मुझे प्रॉफिट 20,000 एक्सपेक्टेड है, तो 5,000 रुपये मैं इसको दूंगा तो 15,000 फिर भी मेरे पास बच जाएंगे। तो उसके लिए जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है, इसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया, एक प्रोसेस है, एक तरीका है। मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम है, ये दोनों कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं, ये काम कर रहे होते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग एंड मार्जिन। उसके अलावा इस्लामिक शरिया फाइनेंसिंग, मुराबा शेयर फाइनेंसिंग की सूरत में हमें अवेलेबल है। और आप जो है एक सिक्योरिटीज़ लैंडिंग एंड बोरोइंग की प्रोडक्ट है उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको रिवर्स लगती हो चीज़ें कि अगर आपको ये लगता है कि कोई शेयर है जो प्राइस बढ़ेगी नहीं कम हो जाएगी, तो आप उसको लैंड कर लें जिसके पास ये शेयर रखा हो और उसको मार्केट में सेल कर दें, ठीक है। और जब उसकी प्राइस कम हो जाए तो परचेस करके लैंडर को
शेयर्स वापस कर देंगे सिक्योरिटीज़। तो ये सिक्योरिटीज़ लैंडिंग एंड बोरोइंग का SLB का एक प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब ये तो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रोकर के पास जाना है, ब्रोकर के साथ ट्रेड लगानी है, फिर ब्रोकर को पैसे देने हैं, जो शेयर्स ख़रीदे हैं उसके, या जो शेयर्स बेचे हैं वो तो पड़े हुए ही ब्रोकर के अकाउंट में, वहाँ से पैसे आएंगे। कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बैंक्स ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अब ये बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूट्स जब काम करते हैं ब्रोकर्स के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो ब्रोकर के अलावा कोई नहीं कर सकता। ब्रोकर ने आपको जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी अगर, तो वो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, वो ट्रेड जा ब्रोकर के नाम से रही है, आप भी एक उसका पार्ट है, एक दूसरा पार्ट उसका जो है वो ब्रोकर है। सेटलमेंट जो है वो ब्रोकर करेगा, इंडिविजुअल जो है वो आके सेटलमेंट नहीं कर रहा होता नेशनल क्लियरिंग। वो किस तरह से करेगा, उसके लिए जो 2 प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम बात करते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं और काम करते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को एक हमने सिस्टम दिया हुआ है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर हमारे पास बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे बड़े जो इदारे हैं वो आते हैं जिनकी लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो ब्रोकर के साथ सेटलमेंट नहीं करते। वो ब्रोकर जब उनकी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है तो हम उनको अवेलेबल करते हैं अपने सिस्टम के थ्रू, और वो आके उस ट्रेड को या ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो इंस्टीट्यूशन जो है खुद उसको सेटल करता है NCCPL के साथ डायरेक्टली। अब इसमें ब्रोकर का रोल ख़त्म हो गया, ब्रोकर ने सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट की और उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की आ गई। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको थोड़ा डर लगता है काम करते हुए कि यार ब्रोकर के साथ मैं काम करूं, ब्रोकर को पैसे दूं, या ब्रोकर के साथ मैं सिक्योरिटीज़ रखूं अपनी, तो थोड़ा मसला है, पता नहीं ब्रोकर कैसा है, तो मेरा मसला है लॉस ना हो जाए, मुझको डर है। उसके लिए NCCPL आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं नेशनल कस्टोडियल सर्विसेज। यहाँ पर आप आते हैं NCCPL के पास, NCCPL के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं, आपके जितने पैसे हैं और जितनी सिक्योरिटीज़ हैं वो आप NCCPL के पास जमा कराते हैं, वो NCCPL की कस्टडी में होती हैं। ट्रेड आपने ब्रोकर के थ्रू करना है, ट्रेड आपको NCCPL नहीं करा सकता, NCCPL ट्रेड ऑथराइज नहीं है, ब्रोकर ऑथराइज है ट्रेड का। तो आप ब्रोकर के पास जाके अपना एक सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं और उसको बोलते हैं कि मेरे पास जो है NCCPL में एक NCS का अकाउंट अवेलेबल है, उसकी ये डिटेल्स हैं। इस पूरे अकाउंट का जो NCS में आपने अकाउंट खोला हुआ है, इस पूरे अकाउंट का कंट्रोल आपके पास है। आपके पास किस तरह से है, उस अकाउंट में आपने बहुत सारी सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं और पैसा रखा हुआ है। आप 4 ब्रोकर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं, 3 ब्रोकर्स के साथ काम करना चाह रहे हैं, 2 ब्रोकर्स के साथ या 1 ब्रोकर के साथ। लेकिन अगर 1 ब्रोकर के साथ भी काम कर रहे हैं तो आप ये नहीं चाहते कि उसको पता हो ब्रोकर को कि आपके इस वक्त अकाउंट में कितने पैसे हैं या कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं और किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो आप सिर्फ जाते हैं अपने सिस्टम के थ्रू, जिस ब्रोकर को आपने जितनी क्वांटिटी में अपनी सिक्योरिटीज़ दिखानी है और जिस सिक्योरिटी को दिखाना है आप सिर्फ उसको दिखाते हैं अगर ट्रेड करवानी है आपने। और अगर उससे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं तो वो उसको नज़र नहीं आएंगी, कोई दूसरी सिक्योरिटीज़ हैं तो वो भी उसको नज़र नहीं आएंगी। और इसी तरह अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप अभी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं 25-27 हज़ार रुपये की, तो आप चाहते हैं ब्रोकर देखे कि 30 हज़ार रुपये अकाउंट में, तो आप उसको सिर्फ 30 हज़ार रुपये शो करेंगे, बाकी 70 हज़ार रुपये उसको नज़र नहीं आएंगे। और हर ब्रोकर के लिए आप डिफरेंट कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं, किसी को 30 हज़ार बताएँ, किसी को 50 हज़ार बताएँ, किसी को, यह आपकी चॉइस होती है। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहते हैं, थोड़ा अवेयर रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सेफ उसमें रहें, तो आप जो है वो NCS की प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन NCS की प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त आप लेवरेज मार्केट की प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग, मे बी इन फ्यूचर ये अवेलेबल हो। लेवरेज मार्केट जो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट्स बताएं कि आप फाइनेंसिंग करवा सकते हैं अपनी परचेज़ की मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू या मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम के थ्रू या शरिया में मुराबा शेयर फाइनेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हम लेवरेज प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर आप मार्केट से एक लेवरेज ले रहे हैं कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, बाकी आप इन्वेस्टमेंट कहीं और से फाइनेंसिंग करवा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ये
पिक्चर जो है आपके सामने है, ये पूरी मार्केट को कवर करती है कि मार्केट किस तरह से, क्या उसकी पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन उसमें लोग हैं और ये किस तरह से काम करती है, कौन किसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे NCCPL बिल्कुल सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले आपको जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे आपका क्लाइंट नज़र आ रहा है चलता हुआ, यहाँ पर ये क्लाइंट है। क्लाइंट जो है वो ब्रोकर के पास जाता है, ये इसका रिलेशनशिप है पहला, फर्स्ट रिलेशनशिप इन द कैपिटल मार्केट, ब्रोकर और क्लाइंट का, इन्वेस्टर का या इंडिविजुअल का। उसके बाद जो ब्रोकर है वो तीनों एंटिटीज़ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी लिंक्ड है, वो NCCPL के साथ भी लिंक्ड है और वो CDC के साथ भी लिंक्ड है। ठीक है, ये जो है आपकी जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर आपकी पहली ट्रांजैक्शन है, आप पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आप पहली ट्रांजैक्शन आपकी परचेज़ की होगी, आपने ब्रोकर को पैसे दिए, ब्रोकर आपके बिहाफ पे परचेजिंग करेगा। परचेजिंग करने के लिए वो आपका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में लगाएगा। जब स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन फॉर द डे क्लोज हो जाएंगी, मार्केट बंद हो जाएगी, उसके बाद ये सारा डाटा जो है, ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पर्पसेस के लिए NCCPL के पास आ जाएगा। NCCPL इस पूरे डाटा को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना एडजस्ट करेगा, मुख्तलिफ़ किस्म की नेटिंग करेगा इसके अंदर और मुख्तलिफ़ और इसके चीज़ें परफॉर्म करेगा, और बायर और सेलर्स को जो मार्केट में थे वो इग्नोर हो जाएंगे। अब हम एक डिफरेंट बायर और सेलर को जो है वो काम करेंगे उसके ऊपर। आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी की सारी बीइंग अ सेंट्रल काउंटर पार्टी, NCCPL जो है वो उसको एक कॉन्सेप्ट है नोवेशन का, नोवेट कर देता है। नोवेट कर देने से क्या मुराद है? नोवेशन से मुराद ये है कि जहाँ पर बायर है उसके अगेंस्ट सेलर NCCPL खड़ा हो जाता है और जहाँ पर सेलर है उसके अगेंस्ट बायर NCCPL खड़ा हो जाता है। तब आपकी ट्रांजैक्शन एक ऐसे मोड में है जहाँ पर आपको गारंटीड सेटलमेंट की बात की जा रही है, जहाँ पर एक सेंट्रल काउंटर पार्टी बीच में मौजूद है। अगर बायर या सेलर में से कोई अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता तो NCCPL अपने रेगुलेशंस के तहत उस ट्रांजैक्शन को सेटल करता है कि अगर बायर था और सेलर सिक्योरिटीज़ लेकर नहीं आया है तो उसको सिक्योरिटीज़ देगा, और अगर सेलर था, वो बायर था और पैसे लेकर नहीं आया है तो सेलर ने अपनी अगर सिक्योरिटीज़ दे दी हैं तो NCCPL पैसे देगा। तो ये सेंट्रल काउंटर पार्टी का कॉन्सेप्ट है जो रिस्क मैनेजमेंट और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को लुक आफ्टर करता है। अच्छा, ब्रोकर ने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर दी, ट्रांजैक्शन NCCPL के पास आ गई, NCCPL इसको ब्रोकर वाइज जो है इसकी सेटलमेंट बनाएगा, जिसमें वो ब्रोकर्स भी हैं जिन्होंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और उनको हम कहते हैं नॉन ब्रोकर्स, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपनी ट्रेड को एक्सेप्ट किया है कि हम सेटल करेंगे। ठीक है, तो उनकी ट्रेड्स को उनके साथ सेटल करेगा नॉन ब्रोकर जो एंटिटीज़ हैं। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है इसके अंदर वो है कि सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए परचेज़र को और पैसे मिलने चाहिए सेलर को। उसके लिए NCCPL जो है लिंक्ड है CDC के साथ और बैंक्स के साथ। जो सिक्योरिटीज़ आपने परचेज़ की हैं वो आपके अकाउंट में NCCPL इंस्ट्रक्शंस देगा CDC को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो CDC सेलर के अकाउंट से शेयर्स को पिक करेगा और डिलीवर करेगा बायर के अकाउंट में, और इसी तरह NCCPL जो है वो परचेजर से जो है वो पैसे रिसीव करेगा अपने बैंक अकाउंट में और फिर अपने बैंक अकाउंट से पे करेगा सेलर को, जो कि ब्रोकर के अकाउंट से आइडेंटिफाइड है, डेली बेसिस पे प्रोसेस चलता है इसका। तो हम लिंक्ड हो गए, क्लाइंट, ब्रोकर, NCCPL, PSX, CDC। उसके बाद नॉन ब्रोकर जो है हमारे, जिसमें फंड मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं और बाकी सारे भी हैं। एक इसमें आपको नज़र आ रहा है कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर। ये कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर जो है ये फॉरेनर्स की जो ट्रेड होती हैं उनको हैंडल करते हैं और उनकी जो ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट्स होती हैं वो कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर्स करते हैं।
वो CDC के थ्रू डायरेक्टली नहीं होती, कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, आगे आ जाएं। ठीक है, 2 दिन का टाइम क्यों लेते हैं? मैंने कहा ये इंशाल्लाह 1 दिन का होने वाला है अभी। ठीक है, 2 दिन का टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो आपका ब्रोकर है उसको पैसे रिसीव करने होते हैं अपने क्लाइंट से जिसने परचेजिंग की है, तो उस पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम उसको मिलता है कि वो पैसे अरेंज कर ले, प्री फंडिंग अगर नहीं हुई हुई है तो इसलिए थोड़ा सा ये 2 दिन का T+2 का सेटलमेंट साइकिल होता है। मैं तो आप रिपीट करें, क्या कहना है? ठीक, देखें कुछ कंसर्न्स होते हैं, मतलब मैंने कहा ब्रोकर्स भी रेगुलेटेड एंटिटी हैं, ब्रोकर्स भी ऐसा नहीं है कि नॉन रेगुलेटेड हो। जो भी ऑथोराइज्ड ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट आपको जो है SECP की वेबसाइट पे भी मिलती है और PSX की वेबसाइट पे भी मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ कंसर्न्स होते हैं, मतलब अब जो है सिस्टम बहुत आगे चला गया है, बहुत डेवलप्ड हो गया है। अब मैंने आपको कहा ना कि शेयर्स जो डिलीवर हो रहे हैं आपको, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में CDC में हो रहे हैं। पहले ही ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि शेयर्स जो डिलीवर होते थे वो ब्रोकर के अकाउंट में डिलीवर होते थे और ब्रोकर क्लाइंट को बता रहा होता था कि हाँ आपके शेयर्स हैं मेरे पास, अपनी स्टेटमेंट दे रहा होता था। तो उसमें बाज़ दफ़ा ऊंच नीच हो जाती थी। मसलन कोई अच्छा, मतलब एक ब्रोकर है उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसको 2 क्लाइंट्स ने एक ही चीज़ का लेट एज्यूम ऑर्डर दे दिया। एक को समझता है अच्छा क्लाइंट है, वर्दी क्लाइंट है, या उसका कमीशन ज़्यादा है, या कोई और भी रीज़न है, बड़ा टाइमली सेटलमेंट करता है, पैसे वक्त पे दे देता है। एक दूसरा क्लाइंट हो सकता है जो ऑर्डर लगा देता है, ट्रेड कर लेता है, लेकिन शायद 1-2 दिन लगा देता है पैसे देने में। ठीक है, तो ब्रोकर क्या कर सकता था? ब्रोकर ने अब बताया कि मैंने परचेजिंग कर ली है, ठीक है, या आप मार्केट तो कंटिन्यूस चल रही है ना, चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि क्लाइंट, आपने एक क्लाइंट के लिए परचेजिंग की 100 रुपये की हिसाब से, मार्केट में 100 रुपये का रेट चल रहा था, लेकिन आपका जो है थोड़ी देर बाद जो है वो एक अच्छा वाला क्लाइंट आ गया, उसने कहा यार ये चीज़ मुझे ख़रीद दें। अब आपको इस वक्त मिल रही है 101 रुपये की। ठीक है, तो आप ब्रोकर ये भी कर सकता था कि वो 101 रुपये वाली ट्रांजैक्शन दूसरे को दे देगा और 100 रुपये वाली ट्रांजैक्शन किसी और को दे देगा। या दूसरा मसला ये होता था कि एक क्लाइंट है ब्रोकर का जो कह रहा है मेरी चीज़ बेच दें, और एक क्लाइंट है वो कह रहा है मेरी ये वाली चीज़ मेरे लिए ख़रीद लें, तो वो उन दोनों को भी आपस में आउट ऑफ द मार्केट एक सेटलमेंट कर देता था अपनी प्राइस पे। अगर उसका बायर वाली साइड अच्छी है तो वो थोड़ी लो प्राइस पे दे देगा, और अगर सेलर वाली साइड अच्छी है तो हाई प्राइस पे बायर को दे देगा। तो क्लाइंट को बेनिफिट देने के लिए कर लेते थे। तो इस वजह से जो है वो एक सर्विसेज ऑफ़र की गई कि आप अपना जो है ना वो क्लाइंट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जो आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप 2 या 3 मुख्तलिफ ब्रोकर्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चीज़ आपने जिस ब्रोकर के पास बाय की है वो उस ब्रोकर के पास आपके सब अकाउंट में अवेलेबल है। तो अगर आपने सेल करना है तो आप उसी ब्रोकर के पास से सेल कर सकते हैं, दूसरे ब्रोकर के पास जाके उसको सेल नहीं कर सकते। एनसीएस में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी सिक्योरिटीज़ एक जगह मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आपने परचेजिंग एक्स ब्रोकर के थ्रू की थी और आप चाहते हैं कि मैं अब एक्स ब्रोकर के साथ नहीं काम कर रहा या किसी और वजह से, तो आप वाई ब्रोकर के साथ उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप वाई ब्रोकर को शो कर देंगे कि मेरे पास एनसीएस में ये सिक्योरिटीज़ हैं, तो मैं आपको ये यहाँ से सेटल हो जाएंगी। तो आप 2 ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं, एक के साथ बाय भी कर सकते हैं और उन्हीं सिक्योरिटीज़ को दूसरे ब्रोकर के थ्रू सेल कर सकते हैं। जबकि अगर 2 ब्रोकर्स के साथ अकाउंट है तो आपने जहाँ बाय की है वहाँ सिर्फ आप बाय करेंगे और जहाँ सेल की है वहाँ वो आप पैसे आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। क्या चीज़? मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। कोई और प्रोसेस नहीं है जहाँ पर ये सेटलमेंट हो सकती हो। इवन दो अगर कोई 2 लोग आपस में किसी वजह से जानते हुए एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, जिसको मार्केट में कहा जाता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं,
उसके लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो PSX ने प्रोवाइड किया हुआ है, वो NDM की मार्केट कहलाती है, ठीक है। वो NDM की मार्केट भी जो है उसकी सेटलमेंट जो है आपको NCCPL को रिपोर्ट करनी पड़ती है। इस वक्त जो है CDC जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देखिए तीनों इदारे लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। तो CDC जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें फ्री डिलीवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्री डिलीवरी से मुराद ये है कि आप ये कहें कि मेरे शेयर्स जो है ना वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, उसकी बहुत सारी आफ्टर द वर्ड हम बात करेंगे, एक चीज़ पे CGT पे भी बात करेंगे, उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो NCCPL को इन्वॉल्व किए बगैर या स्टॉक एक्सचेंज को इन्वॉल्व किए बगैर आप फ्री डिलीवरी की ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप आउट ऑफ द मार्केट भी अगर ट्रांजेक्शन कर लेंगे, ठीक है, तो आपको रिपोर्ट जो है ना वो PSX के उस पर आके सिस्टम पे करना पड़ेगा, और सेटलमेंट जो है उसकी वो आप आपस में ही कर रहे होंगे मनी ऑब्लिगेशन की, पैसे एक दूसरे को लेकर NCCPL नहीं देगा आपको, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटीज़ की मूवमेंट है वो NCCPL की इंस्ट्रक्शंस पे होगी। CDC किसी और की इंस्ट्रक्शंस पे फ्री मूवमेंट नहीं करता है। सर्टेन कैटेगरीज हैं जहाँ पर फ्री मूवमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं फ्री मूवमेंट है, जहाँ गिफ्ट्स की ट्रांजेक्शन आएंगी, इनहेरिटेंस की ट्रांजेक्शन्स आएंगी, और एक दो कोड्स हैं जहाँ पर वो कहता है कि आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो जो ट्रांजेक्शन है आपकी वो CDC में वो NCCPL के थ्रू जाएगी, NCCPL के थ्रू आपकी शेयर्स की मूवमेंट होगी वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, रेगुलेटेड, देखिए रेगुलेटेड एंटिटीज़ बहुत सारी हैं। रेगुलेटेड एंटिटी सिर्फ कैपिटल मार्केट्स की नहीं है, बैंक्स हैं वो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, स्टेट बैंक उनका रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस हैं, SCCP इनका रेगुलेटर है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ये भी रेगुलेटेड हैं, SCCP रेगुलेटर है इनका। इसी तरह से AMCs हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स जिसको आप नाम देते हैं, ये भी सारी रेगुलेटेड हैं और ये SCCP का डोमेन है पूरा। फिर DFIs आते हैं और दूसरी इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो सेगमेंट है वो पूरा का पूरा रेगुलेटेड है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड है, बाकी भी जो सेगमेंट्स हैं वो रेगुलेटेड होते हैं, वो उनका एक वो है। अच्छा, ये एक और सर्विस है जो NCCPL प्रोवाइड करता है आपको, इसको हम UIN इंफॉर्मेशन सिस्टम UIS कहते हैं बेसिकली। अच्छा, क्या है, अब जब आप स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए आते हैं, जिस तरह आप बैंक में जाते हैं ना फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलना है आपने, इसी तरह जब कैपिटल मार्केट में ट्रेड करने आते हैं तो ये नहीं है कि आप ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर से कहा मेरे इतने शेयर्स खरीद लें मेरे लिए या इतने शेयर्स बेच दें मेरे लिए। इसकी एक ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरह बैंक आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है जिसको हम कहते हैं वो आपकी KYC करता है, नो योर कस्टमर, ठीक है। इसी तरह जब आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी एक KYC का प्रोसेस है जो परफॉर्म होता है, हम KYC करते हैं। KYC का जो प्रोसेस है उसमें ब्रोकर आपसे, अगर आप ब्रोकर के पास आए हैं तो वहाँ पे आपका अकाउंट खुलेगा, अगर आप CCM के पास कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर के पास गए हैं वहाँ आपका अकाउंट, आप डायरेक्टली भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं NCCPL की वेबसाइट पे आके। नो यूर कस्टमर आप जब बनेंगे आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उस इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन के बाद NCCPL आपको एक UKN इशू कर देता है जो आपका यूनिवर्सल नो योर कस्टमर का नंबर है। इस UKN को आप पूरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में जिस भी ब्रोकर के पास जाएंगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि आपका UKN इशू हुआ है, आपकी KYC हुई हुई है। पहले होता क्या था कि आप अगर एक ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं और आप दूसरे ब्रोकर के पास जाएंगे तो दूसरा ब्रोकर आपकी अपनी KYC करता था, ठीक है। तो हर ब्रोकर अपनी KYC करता था और मुख्तलिफ फॉर्म्स आपसे लिए जाते थे। अभी भी आप जब एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर के पास जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन होगी और बहुत सहूलत के साथ आपका काम हो सकता है। तो जब ये हमने KYC इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको सेंट्रलाइज कर दिया, आपको एक यूनिवर्सल नंबर दे दिया, तब इस नंबर का कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। इस नंबर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप NCCPL का UIS सिस्टम यूज़ करते हुए अपनी कैपिटल मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। मतलब आपने अपना UKN बनवा लिया, एक ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं या पुराने ट्रेडर हैं, पुरानी ट्रेड्स चल रही हैं आपकी, ठीक है, तो चल रही हैं। किसी दूसरे ने अगर आपके नाम पे ट्रेड कर दी मार्केट में,
आपका अकाउंट खोल लिया कहीं से, आपका शनाख्ती कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर आपका, हमारे यहाँ इतनी हम अहमियत नहीं देते हैं इसको, इसकी अगर किसी को फ़ोटोकॉपी मिल गई कहीं से, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट कहीं पर भी मिसयूज़ हो सकता है, आपका CNIC, ठीक है। तो अब जो है वो बायोमेट्रिक भी है, इसीलिए कंपलसरी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आप ही आए अकाउंट खोलने के लिए। और दूसरा ये है कि जो UIS का सिस्टम है, अगर किसी ब्रोकर ने आपके नाम पर कोई दूसरे अकाउंट में ट्रेड कर ली, तो आप इस सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा अपना सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन, डाटा, हर चीज़ मिल रही है कि आपने किस ब्रोकर के साथ क्या ट्रेड की है, कौन सी सिक्योरिटी में ट्रेड किया और आपका अकाउंट कहाँ है। म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर पूरी अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपको जो तीसरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिलेगी वो आपका CGT होगा, जिस पे हम आगे आके बात कर रहे होंगे। अब ये जो है आप अपना UIS खोल लें, ये UIS से आपको अपना कैपिटल मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। आपने क्या परचेज़ किया है, कौन से ब्रोकर से परचेज़ किया है, क्या सेल किया है, ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं और अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं एक जगह पे, अगर आप करना चाहें तो। आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेशनल कस्टोडियल सर्विसेज हमने कर लिया, हाँ ये अच्छा, ये मैंने आपको एक छोटा सा बताया था कि हम सेंट्रल काउंटर पार्टी हैं और हम नोवेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हमने कहा जी प्राइस की मूवमेंट हो गई, प्राइस की मूवमेंट सेलर के फेवर में भी हो सकती है, बायर के फेवर में भी हो सकती है। तो एक का जो होगा वो हमें डाउटफुल हो गया कि यार जिसको लॉस हो रहा है या जिसकी ट्रांजैक्शन प्राइस अनफेवरेबल हो गई है, वो सेटलमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट रिजीम है। हम रिस्क मैनेज करते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ जब आप अपना ऑर्डर लगाते हैं, उस ऑर्डर को लगाने से और उसको एग्जीक्यूट होने तक और एग्जीक्यूशन के बाद सेटल होने तक, इसके ऊपर सर्टेन मार्जिन्स लिए जाते हैं। ये मार्जिन्स जो हैं वो इस बात को एक तरह से गारंटी कर रहे होते हैं कि आप इस ट्रांजैक्शन को सेटल करने आ जाएंगे, अनलेस आपका लॉस इतना बड़ा हो जाए कि उसकी प्राइस से निकल जाए, और वो इतना बड़ा हो नहीं सकता। आप T+2 पे सेटल कर रहे हैं, आपकी मार्केट में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर जो है वो आपको स्टॉप करता है किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग की प्राइस पे। एक दिन में आपके स्क्रिप्ट की प्राइस प्रीवियस डे की प्राइस से 10% से ज़्यादा ऊपर या 10% से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। तो ये इंश्योर करता है कि आपको 10% का लॉस एक तरह से एक्सपेक्टेड है जो हो सकता है प्राइस की मूवमेंट की वजह से। इसीलिए जो मार्जिन लिया जाता है वो मिनिमम 10% लिया जाता है। तो आपने 10% मार्जिन दिया हुआ है, तो अगर मार्केट की मूवमेंट अनफेवरेबल हो गई, 10% क्रॉस कर गया, तब भी आपने 10% तो दिया हुआ है, इसका तो लॉस आपको हो ही जाएगा अगर आप ट्रांजैक्शन को सेटल नहीं करते हैं टाइमली अपनी, ठीक है। तो ये हम रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके लिए बेतहाशा हमारा बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर जो है वो फंक्शनैलिटीज़ डेवलप की हुई हैं हमने, और उसके ऊपर वो उसके मुख्तलिफ़ फीचर्स हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहा होता है। क्रैश का मतलब यही है कि तमाम शेयर्स जो हैं वो 10% डाउन हो गए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे उस दिन। 90% तक आपकी सेफ्टी है, एक दिन में मार्केट 10% से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। ये CCP का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक टर्म आपको नज़र आ रही है DVP मॉडल, सबसे ऊपर पहली लाइन में। ऑल ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड एट NCCPL ऑन DVP मॉडल। DVP मॉडल, DVP स्टैंड्स फॉर डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। अगर आप डिलीवरी देंगे तो पेमेंट मिलेगी, डिलीवरी नहीं देंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये DVP का कॉन्सेप्ट है जो इम्प्लीमेंटेड है। तो ये नहीं हो सकता कि आप डिलीवरी दे दें और पेमेंट ना मिले। मैंने आपको कहा कि हम CCP हैं, हम आपको पेमेंट देंगे, ठीक है।
इसी तरह अगर आप जो है डिलीवरी दिए बगैर पेमेंट एक्सपेक्ट करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। सीसी हो क्या? हाँ ठीक है, इन्वेस्टर ठीक है ठीक है ठीक, इसमें हम जो है वो इसको आगे कर दें। ठीक है, हाँ अब जो है हो सकता है कि भाई आपने ट्रांजैक्शन की और आप पैसे लेकर नहीं आए। अगर आप पैसे लेकर नहीं आए तो आपका अकाउंट कहाँ पर है? ब्रोकर के पास है। ब्रोकर पेमेंट करेगा उसकी, ठीक है, ब्रोकर पेमेंट कर देगा, सिक्योरिटीज़ ब्रोकर को दे दी जाएंगी और ब्रोकर उसको वापस सेल कर देगा मार्केट में और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो एक तो ये मेथोडोलॉजी है। लेकिन अब मसला ये हो गया कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई या कुछ ऐसा मिसहैप हुआ कि ब्रोकर पैसे लेकर नहीं आया, ट्रांजैक्शन सेटल्ड नहीं की उसने, अपनी पैसे नहीं दिए, मनी ऑब्लिगेशन जो है वो फेल हो गई। तो अगर मनी ऑब्लिगेशन फेल हो जाएगी तो अब जो वो किस सूरत में होगी? वो इस सूरत में होगी कि उस ब्रोकर ने इतनी हाई परचेजेस कर ली अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए कि वो उसकी पेमेंट्स अब नहीं कर पा रहा, लॉस, मार्केट नीचे आ गई है, लॉस ज़्यादा है, अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, मनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की। अब क्या हुआ है? सेलर ने तो सिक्योरिटीज़ ला के दे दी हैं एनसीसीपीएल को, एनसीसीपीएल से पैसे ले लेगा, ठीक है, और ब्रोकर पैसे लेकर आया नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप उन सिक्योरिटीज़ को जो आ गई हैं आपके पास मार्केट में बेच देंगे, लेकिन मार्केट तो नीचे जा रही है तो वो पैसे तो नहीं मिलने वाले जितने में वो पर सेटलमेंट हुई थी, जो उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस थी। इस लॉस को कवर करने के लिए एनसीसीपीएल ने एक सेटलमेंट गारंटी फंड बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब ये पूरी ट्रांजैक्शन ब्रोकर की क्लोज हो जाएंगी, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अब उसके पास एक फाइनल लॉस निकल के आएगा जो एनसीसीपीएल को हुआ होगा। वो एनसीसीपीएल अपना लॉस जो है वो सेटलमेंट गारंटी फंड से पूरा करेगा। सेटलमेंट गारंटी फंड जो है वो एक ट्रस्ट के अंडर में काम करता है, तो वो ट्रस्ट है, एनसीसीपीएल उसके पास जाएगा और उससे अपना जो लॉस है वो रिकवर करेगा। अब ये पैसे एसजीएफ में कहाँ से आ गए? इसके लिए एनसीसीपीएल कंट्रीब्यूट करता है, ब्रोकर्स अपनी हर ट्रांजैक्शन पे इस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा जो है ये शुरू में क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के पास था, तो स्टॉक एक्सचेंज के बाद जो फंड जमा था वो एनसीसीपीएल को ट्रांसफ़र हुआ है, वो मौजूद है। और अब ये जो फंड जमा हो चुका है इसके ऊपर कंटिन्यूस जो है वो एक रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्ट हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, आउटसाइड द कैपिटल मार्केट। क्योंकि अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे और कैपिटल मार्केट नीचे चली गई तो फिर ये भी नीचे चला जाएगा। तो आउटसाइड द कैपिटल मार्केट इसको इन्वेस्ट किया गया है और उस पर जो रिटर्न्स आते हैं उसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन जो है बढ़ती है। क्वेश्चन है वहाँ पर क्या कोई? ओके सही है। अच्छा, हम बैठे हुए हैं, आपने कहा वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक में, तो इन्वेस्टर को जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अवेयर होना चाहिए। उसके लिए जो है हमने कहा आपने एनसीएस का अकाउंट खोल सकते हैं अगर बहुत ही सिक्योरिटी चाहते हैं, आप बहुत सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं। लेकिन आप इतने सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहते, आपको ब्रोकर कुछ फैसिलिटीज़ दे रहा होता है जो शायद आपको एनसीएस में नहीं मिल रही हो। सर्विसेज है ना, ब्रोकर एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको अच्छी सर्विस देगा तो आप उसके साथ अकाउंट रखेंगे, अच्छी सर्विस नहीं देगा तो अकाउंट नहीं रखेंगे, अकाउंट आपका हो जाए। तो ब्रोकर आपको सर्विसेज देता है, ठीक है, उसका काम है कि आपको सर्विसेज देगा, ठीक है। तो अगर आप ब्रोकर के साथ ही अकाउंट रखना चाहते हैं, ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करने चाहते हैं, लेकिन आप अवेयर रहना चाहते हैं अपनी चीज़ों के साथ, ठीक है, तो हमने कहा एक यूआईएस का सिस्टम है आपके पास। आप यूएस पे जाएंगे, आपका यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड होगा, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसकी आपके पास जो है एक मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है एनसी कनेक्ट के नाम से। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं, इतना वो नहीं करना चाहते हैं कि यार मुझे अभी नहीं, तो एनसीसीपीएल जो है एसएमएस और ईमेल अलर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो इन्होंने कहा कि इनको ब्रोकर से एसएमएस आता है, इनके पास एक एसएमएस जो है किसी भी सेल या परचेज पे अगर इनका अकाउंट प्रॉपरली एनसीसीपीएल के पास बना हुआ है, इनका प्रॉपर यूआईएन में इन्होंने अपना प्रॉपर मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ है, तो एनसीसीपीएल अलर्ट भेजेगा उस दिन की ट्रांजैक्शन का जो इनके अकाउंट पे हुई होंगी।
आपने क्या, मैंने कहा आपने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग का डाटा जो है PSX से NCCPL के पास आएगा, ठीक है। तो NCCPL के पास जब डाटा आएगा तो NCCPL आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने क्या परचेज किया या क्या सेल किया ड्यूरिंग द डे इन द मार्केट, ठीक है। अब अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है, कोई चीज़ है, तो आप जाके UIS में देख सकते हैं कि यार कौन से ब्रोकर ने ये ट्रांजेक्शन किया है, क्या है, क्योंकि वो SMS भी बहुत शॉर्ट और एक वो होता है, आपको अलर्ट दे रहा होता है कि आपने ट्रांजेक्शन की है। उसका मकसद आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करना नहीं होता, ठीक है। तो वो एक स्मॉल इंडिकेशन आपको दे देता है कि आपके अकाउंट में आज ट्रांजेक्शन हुई है, कोई परचेजिंग या सेलिंग हुई है। अगर आपको उस पर कोई डाउट, और जितनी ट्रांजेक्शन आपने किए उतने अलर्ट्स होंगे आपके। ये नहीं होगा कि मैंने आपको सिर्फ, आपने 4 ट्रांजेक्शन किए हैं तो 1 अलर्ट भेज दिया है, या 1 ट्रांजेक्शन किया तो 1 अलर्ट है। अगर आपने 4 ट्रांजेक्शन किया तो 4 अलर्ट आएंगे, 2 ट्रांजेक्शन किए तो 2 अलर्ट होंगे, और 1 ट्रांजेक्शन है तो 1, ताकि आपको पता लगे कि आपका कितना है। ऐसा ना हो कि आपने की तो 1 ट्रांजेक्शन है और मैं 4 ट्रांजेक्शन पे भी आपको 1 ही अलर्ट भेजूंगा, तो आप समझेंगे कि हाँ जो अलर्ट आया है बस वो 1 ही ट्रांजेक्शन का है। तो 4 ट्रांजेक्शन है तो 4 अलर्ट आएंगे आपके पास SMS में आपको पूरा आएगा। ईमेल जो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं उनके, क्योंकि रजिस्टर्ड हमारे पास मोबाइल नंबर्स होते हैं तो इसलिए अलर्ट SMS पे आता है। जो फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं या कॉरपोरेट क्लाइंट्स होते हैं उनका अलर्ट उनकी ईमेल के थ्रू उनको रिसीव होता है। मैंने ये सुना था कि जैसे आपने बताया फॉरेनर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये कि जो बाहर के हैं कोई, तो फॉरेनर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सही बात? ऐसा कुछ भी, जैसे मैं नास्डक के स्टॉक्स नहीं परचेज कर सकता, ऐसा है या मैं कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो ब्रोकर है, ठीक है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है, तो वो तो आपको यहाँ की सर्विसेज देगा ना, वो आपको नैस्डैक की सर्विसेज नहीं देगा। उसके लिए आपको नैस्डैक का ब्रोकर चाहिए ना, ताकि आप उसके साथ अकाउंट खोलें, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें, आप इनडायरेक्ट, मतलब हम बात करें अगर म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में 3 तरह के फंड्स नॉर्मली होते हैं। आपके मनी मार्केट फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या बिल्स वगैरह में, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें होती है। इसी तरह इनकम फंड्स होते हैं, और इसी तरह फिर इक्विटी फंड्स होते हैं, या कुछ बैलेंस फंड्स भी होते हैं जहाँ पर कुछ पोर्शन मनी मार्केट में या इनकम फंड में होता है और कुछ पोर्शन इक्विटी में होता है, ठीक है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इंटरनेशनली की उसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रोकर के साथ जाके करें, आप वहाँ के किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी उसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वहाँ पर, तो उनके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी को इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर भेजना, और वो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, स्टेट बैंक के थ्रू उनका अकाउंट होता है, उस अकाउंट के थ्रू जो पैसा आता है वो उस अकाउंट के थ्रू वापस जाता है। इनकम फंड्स जो होते हैं उसमें जैसे आपने इन्वेस्ट किया और आप ये कहते हैं कि मुझे मंथली इनकम चाहिए कुछ, ठीक है, तो वो आपको मंथली इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी उसमें, ठीक है। उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो लार्जली जो है वो लिक्विड एसेट्स में होती हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं होती हैं बेसिकली। लिक्विड एसेट से मुराद ये है कि वो टी बिल्स लेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, या जो फिक्स्ड इनकम के और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टॉक पे भी ट्रेड होते हैं या अदरवाइज अवेलेबल होते हैं, सुकूक्स वगैरह, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फिर वो, और उसके थ्रू जो है उनको, क्योंकि रिटर्न कंटिन्यूस आता है तो वो रिटर्न फिर फॉरवर्ड होता है इनकम फंड्स में। ये मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मुख्तलिफ फंड्स ऑफर करते हैं, वो आपको कहीं पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा होता है और कहीं पे आपको वेरिएबल रिटर्न मिल रहा होता है, तो इट डिपेंड्स क्या हो रहा है। नहीं, इन्वेस्टर को अगर आना है तो ब्रोकर के थ्रू ही आएगा, ठीक है। तो लाइसेंस्ड एंटिटीज़ हैं, रेगुलेटरी हैं, ठीक है। तो जब रेगुलेटेड आप करेंगे तो रेगुलेटेड मोड में ही आप जो है वो एंटर करते हैं। लेकिन क्योंकि अब जो है वो ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हैं और सब हैं, तो ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं, तो आपको वो एक्सेस दे देते हैं, तो आप अपनी ट्रांजेक्शन जो है वो खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके पीछे उन्होंने
जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ब्रोकर्स की रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ब्रोकर आपकी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होता है, तो उसको पता होता है आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो आप उतने की परचेजिंग करेंगे, या आपके पास अगर पीपीएल है तो आप ओजीडीसी सेल नहीं कर सकते, आप पीपीएल ही सेल करेंगे। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है। आप जो बात करते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट करने के लिए वो बहुत लंबी एक उसकी स्टोरी है, अगर हम उस पर काम करने लगेंगे ना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा फॉर द टाइम में, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है पूरा, ठीक है। अच्छा, हमने हाँ वेबसाइट पे जो सीजीटी का थोड़ा सा हम बता देंगे। ये आपके सामने वेबसाइट आ रही है, ये एनसीसीपीएल की वेबसाइट है, इस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। यहाँ पे जाके आप बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं वो भी देख सकते हैं, रेगुलेशंस को भी देख सकते हैं, प्रोसीजर्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम जब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो एक कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट में वार का, दैट इज़ वैल्यू एट रिस्क। तो किस स्क्रिप्ट का क्या वार है इस वक्त, जो जिसके तहत उसका मार्जिन लिया जाता है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको कहा मिनिमम 10% मार्जिन है, लेकिन 10% से लेकर मार्जिन 60% तक जाता है मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ के लिए, तो वो आप यहाँ से वैल्यू एट रिस्क में सारा देख सकते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ का जिक्र किया सीजीटी का, कैपिटल गेन टैक्स का, ठीक है। तो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो आप करते हैं, स्पेसिफिकली सेल की ट्रांजैक्शन, परचेजिंग पे कोई सीजीटी नहीं होता, सेल पे जो आपका डिफरेंस है, जो वैल्यू आपने गेन की, जब आपने एक स्क्रिप्ट ख़रीदा, उस स्क्रिप्ट से आप रिवॉर्ड्स लेते हैं। वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में होते हैं? वो रिवॉर्ड होते हैं आपके डिविडेंड्स की फॉर्म में, बोनस की फॉर्म में, राइट शेयर्स की फॉर्म में। ये तीनों जो एरियाज़ हैं, जब आपका डिविडेंड आएगा, कैश डिविडेंड आएगा, उस पर एक विदहोल्डिंग टैक्स होता है। लेकिन जब आप शेयर्स को बेचते हैं तो आपको या तो उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा था, 11 रुपये बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 9 रुपये बेचेंगे तो 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो कुछ ट्रांजैक्शंस पे गेन होगा, कुछ ट्रांजैक्शंस पे लॉस हो जाएगा। तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे प्रॉफिट हुआ, दोज आर लायबल फॉर कैपिटल गेन टैक्स। वहाँ पर आपने कैपिटल गेन किया। अगर आपने 10 रुपये की चीज़ें ख़रीदी थी और 11 रुपये में बेच दी है तो आपको 1 रुपये का गेन हुआ है, ये कैपिटल गेन है, वैल्यू में इजाफा हुआ था उस चीज़ की। इस 1 रुपये पे आपको टैक्स देना होगा। एनसीसीपीएल एफबीआर की तरफ से ऑथोराइज्ड है कि स्टॉक मार्केट में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो सीजीटी कंप्यूट करती है, डिटरमिन करती है और कलेक्ट करती है। और कलेक्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, आपको एक सीजीटी का टैक्स सर्टिफिकेट इशू करती है। उसकी बेसिस पे आप अपने इनकम टैक्स में अपना कैपिटल गेन टैक्स रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसकी आपसे कोई डिटेल, कोई वो नहीं मांगी जाएगी कि आपने क्या किया मार्केट में। जो कुछ किया आपने मार्केट में वो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। और अगर आपको लॉस हो गया है इन द फाइनेंशियल ईयर, तो ये कैपिटल गेन पे जो आप कैपिटल गेन नहीं कैपिटल लॉस हुआ है, ये आप 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एनसीसीपीएल इसका भी रिकॉर्ड रखता है और आपके सर्टिफिकेट पे आपको शो करता है कि आपका ये लॉस आप कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उसको नेक्स्ट ईयर्स में एडजस्ट भी करता है आपके कैपिटल गेन के अगेंस्ट। इसी तरह आपकी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर भी जितना आपको कैपिटल गेन है वो एएमसी जो है वो एनसीसीपीएल को रिपोर्ट करती है। एनसीसीपीएल उसको कंबाइन करता है आपकी मार्केट ट्रांजैक्शंस के साथ, और अगर आपको एक जगह लॉस है और एक जगह प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर देगा। और अगर आपका नेट लॉस है तो अगर आपके एक एंटिटी ने गेन के ऊपर सीजीटी डिडक्ट किया है तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है उसका सर्टिफिकेट और उसकी जो कंप्यूटेशन है वो पूरी की पूरी एनसीसीपीएल के पास है। एनसीसीपीएल उसको पूरा फैसिलिटेट करता है, और आपका इस सीजीटी सर्टिफिकेट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी कौन सी चीज़ है? ठीक है, नहीं जी। छोटे इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? छोटे इन्वेस्टर के लिए ये एडवांटेजेस हैं, देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप कैपिटल मार्केट का जो आपका अकाउंट है ना, वो आप मिनिमम अगर ब्रोकर्स ने जो रखा हुआ है इस वक्त, तो 5,000 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं।
तो आप 5,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, देखें, लर्न करें और फिर देखें आप कहाँ जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। नहीं, उसका सर्टिफिकेट हम नहीं देते। उसका सर्टिफिकेट आप उसकी कंप्यूटेशन जो है सारी की सारी वो आपको CDC की वो उससे मिल जाती है। CGT आप जो CDC है वो आपको मंथली आपकी कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है और 6 मंथली आपको जो है विदहोल्डिंग टैक्स की डिटेल्स डिविडेंड्स के हिसाब से जो है ना आपको प्रोवाइड कर देता है। तो वो CDC की जो सर्विसेज हैं उसमें इंक्लूडेड है बेसिकली। तो विदहोल्डिंग टैक्स वहाँ से आपको आ जाता है कि आपका जो डिविडेंड आपको मिला है वो कितना था ग्रॉस, उसमें कितना टैक्स डिडक्ट हुआ, और अगर आपने ज़कात वगैरह की डिक्लेरेशन वगैरह या और कोई चीज़ है ज़कात डिडक्ट हुई है तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो वो वहाँ से आपको डिटेल मिलती है उसकी। चलें जी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लें हम। अगर आप वैसे तो हम बीच में डिस्कस करते रहें बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड इंटरेक्टिव सेशन हो गया है, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, कुछ करना चाहते हैं। इक्विटी फंड में रिस्क रेट हाई इसलिए होता है क्योंकि उसमें लॉस का चांस भी हाई है, मार्केट रिस्क ज़्यादा है उसके अंदर। क्या चीज़ अगर लॉस हो गया तो किसके लिए? पर्सनली तो आप कुछ किसी चीज़ के लिए लायबल हैं। आपने तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, आपका फंड मैनेजर है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं वो, तो वो आपको ट्रेड कर रहे होते हैं आपके बिहाफ पे, और वो पूल ऑफ फंड्स होता है, वहाँ से आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ मिलके, शेयरिंग है। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। अगर आप एक अच्छे जो है अवेयर्ड इन्वेस्टर हैं तो आप ब्रोकर को खुद भी बता सकते हैं कि आपने क्या परचेज़ करना है और क्या सेल करना है, और किस वक्त परचेज़ करना है और किस वक्त सेल करना है, या आपकी प्राइस रेंज क्या है जिसमें आपको बाय या सेल करना है। और अगर आप स्टार्टर हैं और वो करना चाहते हैं तो इनके पास तमाम ब्रोकरेज हाउसेज में उनका फाइनेंशियल एनालिसिस के सेक्शंस हैं, वहाँ से वो अपनी रिपोर्ट्स इशू कर रहे होते हैं। बास ब्रोकर्स आपको डेली अलर्ट भेजेंगे कि आज किन बाइज कौन सी अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें बाय करना चाहिए, या कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें सेल करना चाहिए। तो वो आप उसकी प्रोफेशनल एडवाइस के ऊपर भी जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखें जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए कोई कोर्सेज़ वगैरह तो ऑफ़र नहीं करते, ना स्टॉक एक्सचेंज करता है ना कोई और करता है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैंने आपको कहा कि आप NCCPL की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो इस पर आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस मिलेंगी। दीज आर फॉर द गाइडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। इसी तरह PSX की वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी। तो आपने जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपको उन प्रेजेंटेशंस के थ्रू मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स और चाहिए तो NCCPL का भी कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट अवेलेबल होता है, आप उससे भी बात कर सकते हैं फ़ोन करके, ठीक है, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके जो ब्रोकर्स होते हैं वो ब्रोकर्स भी आपको, अगर आप उनके साथ बैठें और उनके साथ डिस्कस करें तो आपको काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है फॉर द टाइम बीइंग वो तीनों काम खुद करती है अपने। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी वही प्रोवाइड करती है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट भी वही प्रोवाइड करती है, और कस्टडी भी वही प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पर CDC और NCCPL के रोल नहीं है, वहाँ पर जो तीनों रोल हैं वो सीखें। ठीक, अच्छा देखें KSE 100 इंडेक्स जो है ना वो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट इसको एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज़ करती है, ठीक है, दैट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक, ये आपकी कैपिटल मार्केट की उसको रिप्रेजेंट करता है।
अब जो आपका KSE 100 इंडेक्स है, ठीक है, उसकी डिटेल्स जो है आपको PSS की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लेकिन उसकी एक मूवमेंट है, ठीक है, उसकी मूवमेंट किस तरह से काम करती है वो आपको समझना थोड़ा सा चाहिए। उसमें होता ये है कि जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड हो रही हैं उनमें से टॉप 100 सिक्योरिटीज़ एज़ पर द क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया PSS की वेबसाइट पे वो सिलेक्ट कर ली गई हैं, उनके कुछ फ्री फ्लोट्स कहते हैं हम, ठीक है। मतलब कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो उसके जो ओनर्स या डायरेक्टर्स हैं उनके पास होते हैं, उन शेयर्स को माइनस कर दिया जाता है, या अगर कोई पेरेंट या होल्डिंग कंपनी है उसके शेयर्स होते हैं माइनस कर। एक फ्री फ्लोट होता है जो पब्लिक को अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। उस फ्री फ्लोट से उसकी प्राइस की मल्टीप्लिकेशन होती है और उसका एक वेटेज होता है 100 इंडेक्स के अंदर। तो अगर किसी ऐसे शेयर में प्राइस की मूवमेंट आएगी जिसका इंडेक्स में वेटेज हाई है तो इंडेक्स थोड़ा तेज़ी से ऊपर जाएगा, और अगर ज़्यादा ट्रेड जो है वो मूवमेंट जो है वो ऐसे शेयर में आएगी जिसमें, तो ये एक बैलेंसिंग है बेसिकली। तो उसका प्रोसेस है पूरा जो कंप्यूट कर रहा होता है उसको, और कंटिन्यूस आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा होता है। देखिए, जब आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, पहले आप ये एक और अच्छा क्वेश्चन था अगर हम बताएं तो, बहुत सारे नाम तो मैंने यहाँ ले लिए आप लोगों के सामने। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, किसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास? ठीक है, सही है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे एवेन्यूज़ हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा जो है वो कोई भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होती, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अटैच्ड हैं इसके साथ, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको मसलन जब मार्केट जो है 50,000 हुई थी, मुझे तो जब से लगता है कि यार ये बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है, हो सकता है किसी का थ्रेश होल्ड माइंड लेवल 100,000 का हो कि यार 100,000 पे पहुंचेगी मार्केट तो उस वक्त कुछ है, अभी तो ठीक है बोले। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये आप देखें कि मार्केट जो है जो भी चल रही है इस वक्त, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किस चीज़ पे, बायर और सेलर, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ना, ठीक है। अगर बायर डरा हुआ होगा, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हेजिटेंट होंगे या वो, तो मार्केट में ट्रेड कैसे होगी फिर, और ट्रेड वॉल्यूम्स भी माशाल्लाह से अच्छे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना अवेयर हैं आप, मतलब आप पूरी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप जो पैसे लगा रहे हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी में लगा रहे हैं, उस सिक्योरिटी के बारे में आप कितना अच्छा जानते हैं और आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं सिर्फ कहीं से पैसे अरेंज करके 1 महीने के लिए लगा दूं तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप उसी को 3 महीने रखें तो आपको हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी जो है ना वो बहुत काम करती है इसके अंदर, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं वो डे ट्रेडर होते हैं, आज ही लेंगे आज ही बेच देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इट डिपेंड्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किस तरह से, आप क्या चाहते हैं, कितना शॉर्ट टर्म कितना लॉन्ग टर्म, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटेजी बेसिकली। जी, एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं जैसे एक सेलर हूँ ना, मैं भी देख रहा हूँ एक चीज़, एक वेबसाइट के भाई इसका जो शेयर है वो अब 15 रुपये में आ गया, और जो बाय करेगा वो भी देख रहा है कि 15 पे आएगा, तो वो क्यों बाय करेगा? वो क्यों बाय करेगा? मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि 15 पे नहीं रुकेगा, 20 पे चला जाएगा, तो वो कह रहा है यार अगर 15 पे भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इट्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आप जिस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी, आप किस तरह से करना चाहते हैं, किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं, किस तरह से उस सिक्योरिटी को देख रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ओन असेसमेंट्स, या जहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हैं जो आपको मिल रही है, तो आपकी मर्ज़ी है, तो वो तो आप उसमें वो नहीं कर सकते। कोई प्रेडिक्ट हो सकता है, मैं प्रेडिक्ट करूँ कि ये शेयर जो है ये 15 रुपये इसका एक्सट्रीम है, 16 रुपये एक्सट्रीम है, 15 रुपये से ऊपर जाओ तो एग्जिट ले लो, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी हो सकती है।
लेकिन हो सकता है किसी की स्ट्रेटजी हो यार इसको 20 रुपये तक रखना है, और जो आज परचेस कर रहे हो सकता है उसको लग रहा हो कि ये 20 रुपये पे जाएगा, या उसको लग रहा हो कि आगे 2 महीने बाद इसका जो एयर एंड आने वाला है उस एयर एंड पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है वो उसकी कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली अगर वो होल्ड करेगा डिविडेंड या बोनस या राइट उसको मिलेगा तो वो कंपेंसेट करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को उस वक्त पे। मैं कहूँगा आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो PSX की वेबसाइट है। PSX की वेबसाइट पे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि कितनी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं आप उसके हवाले से, ठीक है। फिर मार्केट रिसर्च की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो अवेलेबल होती हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की तरफ से। आप अगर चाहें तो उनको भी रिव्यू कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, उसके हवाले से भी आपको पता लग जाएगा। और किसी बहुत स्पेसिफिक कंपनी में अगर आप देखना चाहें तो आप उसको हिस्टोरिकली देखना चाहेंगे तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं 6 ईयर्स की, आपको उसमें डिटेल्स मिल रही होती हैं कि कंपनी ने क्या किया है, क्या डिविडेंड्स दिए हैं, किस तरह से वो ग्रोथ की है उसने, कितने प्रॉफिट्स हैं, कितनी क्या चीज़ें, तो वो सारा होता है, आपको सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। पाकिस्तान में तो अभी फॉर द टाइमिंग अब इतना डीपली नहीं देख रहे हैं इसको, बट इट इज़ वन। मतलब जिस तरह से आप कहें कि हर कंपनी की अपनी एक, मैंने कहा आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज़ की प्रायोरिटीज़ और वो डिफरेंट होती हैं। मतलब अगर आप ऑयल एंड गैस की बात करें तो उसमें ESG की इंपॉर्टेंस डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो है बैंकिंग की बात करें तो उसमें ESG की शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। गवर्नेंस की हद तक हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में रेगुलेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है, तो बोर्ड में जो लोग होते हैं उनको देखा जाता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस तरह से देख रहे हैं उसको ना। देखिए ये आपको 3 तरीक़े से आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपका अपना टेन्योर है कि आप कितने टेन्योर के लिए एंटर होना चाह रहे हैं या किसी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। मसलन कुछ आपने जब स्क्रीन देखी तो उसमें आपको टॉप एक्टिव शेयर्स नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके और डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो जाए तो दैट इज़ बेनिफिशियल, या एक हफ्ते के अंदर आप चाहते हैं कि आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए कि आप एक हफ्ते तक होल्ड कर लें जो चीज़ परचेज़ की और फिर बेच दें तो आपको प्रॉफिट हो जाए, या 1 मंथ का टेन्योर, या आप ये चाहते हैं कि यार मुझे प्राइस एप्रिसिएशन तो मिलती रहे, अनरियलाइज्ड गेन तो मेरा एक बन ही रहा है, कुछ रियलाइज्ड गेन है जो डिविडेंड या उसकी फॉर्म में मुझे मिलता रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से कंपनीज़ को देख सकते हैं जो अच्छे डिविडेंड्स देती हों, ताकि आपको कंटिन्यूस वहाँ से डिविडेंड्स आएँ और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहे अपनी जगह पर और आपको मिलता रहे उसके ऊपर बेनिफिट। मैं प्रिडिक्ट कर नहीं सकता इसको। अच्छा देखिए, मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने स्टार्ट लेना है ना तो सबसे पहला स्टार्ट जो है ना आप इस वक्त जो सेफली ले सकते हैं ना वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड में होता ये है कि आप एक छोटी अमाउंट देते हैं, उस पर आप बहुत सारे लोग ने कंट्रीब्यूट किया होता है और एक बड़ा फंड होता है और उस बड़े फंड को प्रोफेशनली लोग मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, मसलन आपका वहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि वहाँ पर आपको 3 एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। आप इनकम फंड में भी जा सकते हैं, आप मनी मार्केट में भी जा सकते हैं और आप इक्विटी में भी जा सकते हैं या बैलेंस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरी जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट सेफ एंड सिक्योर रहे और कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो आप मनी मार्केट में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में या इस तरह के वो नेचर हैं। जहाँ आप चाहते हैं कि आप थोड़ा रिस्क लें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो आप बैलेंस फंड में चले जाएं जहाँ पर 70% जो है आपका वो मनी वो उसमें रहेगा, इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या सिक्योर्ड में, और 30% आपका इक्विटी में चला जाएगा।
और फिर अगर आपको थोड़ा सा अच्छा म्यूचुअल फंड में आपको फ़ायदा ये भी है कि आप चाहें तो एक फ़ंड में इन्वेस्ट करें, कुछ अरसे बाद दूसरे फ़ंड में आपको लगता है कि यहाँ पर अब लॉस होने का चांस है या कोई मसला है, तो मैं इक्विटी से मनी मार्केट में आ जाऊँ वापस, तो आप इक्विटी से मनी मार्केट में आ जाएंगे। या आपको लग रहा है कि नहीं इस वक्त स्टॉक ऊपर जाएगा और आप मनी मार्केट में, तो आप मनी मार्केट से पहले इक्विटी में आ जाएं, और जब आपको लगे कि मेरे हिसाब से पीक है तो आप वापस मनी मार्केट में। तो वहाँ पर जो स्विचिंग है, आपकी शिफ्टिंग है फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है, और प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो डेली बेसिस पे सोचना या वो नहीं करना पड़ता। स्टॉक मार्केट में आपको डेली जो है ना कुछ अपना टाइम निकाल के इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिर्फ मनी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं। देखिए आप जो है आप किस स्टेज पे, मुझे नहीं पता, बट अगर आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकती हैं, ठीक है, तो आप उस फाइनेंशियल एनालिसिस की बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बना सकती हैं कि मैंने कौन से ग्रुप्स में या कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपको डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी चॉइस नहीं होती, ठीक है। जो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं कि मुझे एनर्जी सेक्टर में जाना है, मुझे ऑयल एंड गैस में जाना है, मुझे टेक्सटाइल में जाना है, या मुझे, तो ये वेरियस सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप वो कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी जो है ना खुद देखनी पड़ती है। हाँ, जो वेल इस्टेब्लिश्ड और अच्छी कंपनीज़ हैं उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो होपफुली लॉस होने का चांस जो है मिनिमम हो जाएगा आपका। देखिए आपको दो अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं तो उसकी बेसिस पे आप इनिशियल असेसमेंट तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। एक, अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके फाइनेंशियल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसने क्या डिविडेंड्स पे किए हैं, क्या ग्रोथ की है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाती है कि आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले इसकी क्या प्राइस थी और आज क्या प्राइस है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी मेरे ख्याल में आप लोग कैलकुलेट कर सकते होंगे, मैं भूल गया हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी, शॉर्ट सेलिंग अच्छा, शॉर्ट सेलिंग जो है वो वैसे तो मार्केट में अलाउड ही नहीं होती है, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का जो टर्म है वो डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक शॉर्ट सेलिंग की टर्म है, एक ब्लैंक सेल की टर्म होती है ना, मतलब आपके पास सिक्योरिटीज़ नहीं है लेकिन आपने सेल कर दी मार्केट में, ठीक है, तो ये ब्लैंक सेल है, ठीक है। ये ब्लैंक सेल अलाउड नहीं है आपको पाकिस्तान की रेगुलर मार्केट के अंदर बेसिकली, ठीक है। लेकिन इन जनरल टर्म्स जो है अगर आप मार्केट की उसमें बात करेंगे तो इसको कहते हैं कि जी आपने मार्केट में भाटा, ठीक है। तो भाटा ये होता है कि आपके पास एक चीज़ नहीं है बट आपने सेल कर दी है, लेकिन उसका यही है क्योंकि सेटलमेंट जो है T+2 पे है। तो आज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं बेसिकली उसको सेटल जो होना है ना वो T+2 पे होना है, और ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बेसिस पे सेटल नहीं होना है, ठीक है, नेट बेसिस पे सेटल होना है। तो अगर आपने एक चीज़ आज सुबह को बेच दी और वही चीज़ किसी और प्राइस पे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपने ड्यूरिंग द डे परचेज कर ली, तो अब आपकी ऑब्लिगेशन जो है ना वो सिर्फ उसकी नेट अमाउंट है, ठीक है। मतलब अगर आपने 10 रुपये पे परचेज किया और 9.5 रुपये पे बेच दिया, ठीक है, तो आपको 50 पैसे का लॉस हो गया, तो आपने ये 50 पैसे पे करने, सिर्फ इसके अलावा पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने जो है वो 10 रुपये का परचेज़ किया और 10.5 रुपये का बेच दिया, या पहले आपने 10 रुपये पे बेच दिया था और 10.5 पे बेचा था और 10 है उसकी, तो जो डिफरेंस में आपका गेन हुआ है 50 पैसे का, वो 50 पैसे का गेन आपको T+2 पे मिल जाएगा। बैन क्यों? मैंने बैन इसलिए क्योंकि अगर आप जो है वो सिक्योरिटी बाय बैक ना कर सके फिर क्या करेंगे आप, ठीक है। और दूसरा मैं अलग से आपको अगर कॉन्सेप्ट दूं, अगर आप उसकी बात करते हैं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप कैसे बेच सकते हैं,
अगर उस पर्सपेक्टिव में आप देखना चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं इसको। लेकिन ये बाकी दूसरे कंट्री में बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं वो तो ये चीज़ें करती हैं, जैसे होती है, यहाँ पर भी होती है। जैसी कंपनीज भी अगर शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर वो तो गारंटी मैंने आपको कहा रेगुलर मार्केट में नहीं कर सकते आप। रेगुलर मार्केट, हमारे पास एक प्रोडक्ट है PSX के प्लेटफॉर्म पे जिसको हम DFC कहते हैं, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड भी मुख्तलिफ आपको मिलते हैं, कुछ कैश सेटल्ड फ्यूचर्स होते हैं। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन में बाज़ लोग रखते हैं इसको, बाज़ लोग फ्यूचर्स की डेफिनेशन में रखते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त मार्केट में 90 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। उसमें अगर आप कोई चीज़ जो है वो शॉर्ट सेल करना चाहें तो वो कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट, ठीक है। एक्सटेंट क्या है उसका, वो PSX के रेगुलेशन में डिफाइन है, आई बिलीव सो इट इज़ 0.5% ऑफ द फ्री फ्लोट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो अगर आप 0.5% ऑफ द फ्री फ्लोट ऑफ द कंपनी में अपनी वो करना चाहें शॉर्ट सेलिंग, तो आप फ्यूचर्स की मार्केट में कर सकते हैं, रेगुलर में नहीं। सर पाकिस्तान में कौन से ब्रोकरेज हाउसेस अवेलेबल हैं जो इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं? आपको SECP की वेबसाइट पे और PSX की वेबसाइट पे डिटेल लिस्ट मिल जाएगी इसकी। सर अगर ब्रोकरेज हाउसेस मिसाल तो हमसे कोई फ्रॉड कर जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, ये आप PSX का एक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन डिवीज़न, वहाँ पर भी आप जाके अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले अलर्ट रहना है। मैंने कहा आपको SMS भी आ रहा है, आपको ईमेल भी आ रही है, आपके पास UIS भी है, कम से कम इतना अलर्ट तो रहें। लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन डिवीज़न अवेलेबल है PSX में, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन, इवन दो अगर ब्रोकरेज हाउस डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, भागा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन पे उस डिस्प्यूट है उसके साथ, तो वो डिस्प्यूट भी आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में ले जा सकते हैं। अब पीछे से क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा, देखिए ये बहुत ही वो है। एक तो ये है कि देखें जिस वक्त मार्केट चल रही है ना, मार्केट की स्क्रीन लगाओ, नहीं डाटा पोर्टल, हाँ ये रहा ना, बस ये ठीक है। इसमें नीचे हो, ठीक है, नीचे मार्केट परफॉर्मेंस, ठीक है। देखिए ये मार्केट आपकी इस वक्त चल रही, अब इस वक्त तो बंद हो गई होगी, 12 बजे गुजर गए, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ना, तो ये आपको नज़र आ रहा है प्राइस की मूवमेंट, ठीक है। इसका दूसरा स्क्रीन है वो देखो, आ रहा है तुम्हारे पास बाय एंड सेल जहाँ पर नज़र आ रही होती है। ये इसी पे किसी सिंबल पे क्लिक करो, ऊपर जाके किसी भी सिंबल पे क्लिक कर दो, नीचे जो सिंबल आ रहा है, नहीं नीचे हो, ये हाँ सिंबल पे क्लिक कर दो बस, ठीक है। ये देखें ये आपके पास आ गई स्क्रीन, ये एक स्पेसिफिक सिंबल है। इसमें इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है ना, वो आपको इसका सर्किट ब्रेकर नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको कहा ना 10% मूव कर सकता है, वो सर्किट ब्रेकर है जो आपको ग्राफ के राइट साइड पे चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं। इसके बाद इसकी जो है ना ओपन प्राइस आपको एक नज़र आ रही है बिल्कुल टॉप पे लिखी हुई। इसका हाई नज़र आ रहा है कि आज इसका हाई क्या आ रहा, किस रेट पे, लो इसका क्या आ रहा। अच्छा इत्तेफाक की बात है इसमें ट्रेड नहीं हुआ है, वॉल्यूम जो है बहुत थोड़ा सा है, शायद एक आधी ट्रेड हुई है। इसका सर्किट ब्रेकर है, इसकी डे रेंज आ रही है कि डे रेंज में इसकी क्या प्राइस मूवमेंट रही है, और 52 वीक्स की आपको इसको प्राइस रेंज बता रहा है आपको उसके बाद कि इसकी क्या प्राइस रेंज है। और ये कंटिन्यूस मार्केट में जो है ना ऑर्डर बाय और सेल के प्लेस हो रहे होते हैं, इट डिपेंड्स कि वो मैच कर जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। मतलब आप अपनी स्क्रिप्ट को 10 रुपये में बेचना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो परचेज़र है वो अभी 9 रुपये 90 पैसे में इंटरेस्टेड है, वो कहता है 10 रुपये में नहीं ख़रीदना चाहता, ठीक है। तो आप सेलर खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ बायर खड़ा हुआ और कह रहे हैं, आप दोनों में से जिसका जहन बदले वो 9 रुपये 95 पैसे पे आ जाए और दूसरे को अट्रैक्ट कर जाए, तो यहाँ आपकी ट्रांजेक्शन लॉक हो जाएगी, ठीक है। जो आपने बात की कि आप बेचना चाहते हैं लेकिन बायर कोई नहीं है, वो केस होता है, वो उस केस में होता है जब किसी मार्केट के स्क्रिप्ट के ऊपर लोअर लॉक लगा हुआ हो, ठीक है। जहाँ पर लोअर लॉक लगता है ना मार्केट में, हमने कहा 10% की रेंज है, लोअर लॉक से मुराद ये है कि अपनी बॉटम प्राइस पे इस वक्त, तो उस बॉटम प्राइस पे बहुत सारे लोग जो है वो चाह रहे होते हैं कि मैं अपने स्क्रिप्ट को सेल कर दूं, लेकिन बायर नहीं आता वहाँ पर, क्योंकि उसको ही एक्सपेक्टेड होता है कि यार जब ये कल मार्केट खुलेगी ना तो ये इससे नीचे मिल जाएगा मुझको,
तो वहाँ पर जो है ये एक सिचुएशन आती है कि आपको बायर नहीं मिलता। अदरवाइज मार्केट में कंटिन्यूस बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं। आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं स्क्रीन के ऊपर, जो दूसरी एक स्क्रीन होती है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर आपको बताता है वो कि कहाँ पर जो है वो बायर कितने वॉल्यूम का खड़ा हुआ है और सेलर कितनी वॉल्यूम का खड़ा हुआ है, और दोनों की जो बेस्ट ऑफर प्राइस होती है वो नज़र आ रही होती है। और उसके नीचे बहुत बड़ी एक क्यू होती है जो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो हो रहा होता है वहाँ पर। तो ये बहुत रेयर केस होगा कि आपको बायर ना मिले उसका, ठीक है। देखिए मार्केट जो है ना, मार्केट जो है अपनी स्क्रिप्ट्स जो उसके पास लिस्टेड है उन पे चल रही है, ठीक है। अगर किसी सिक्योरिटी के बारे में अच्छी न्यूज़ होगी मार्केट ऊपर जाएगी, एक्सपेक्टेशंस अच्छी होंगी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ख़राब होंगी मार्केट एक्सपेक्टेशंस पे, क्योंकि फ्यूचर पे क्या होने वाला है उसके ऊपर चल रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर चली जाएगी, सारे लोग अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट नीचे चली जाएगी अगर सारे लोग बुरा एक्सपेक्ट करेंगे तो इसमें जो है वो इट डिपेंड्स, साइकिल है, चलता रहता है। वो सारी आप लिस्ट देख सकते हैं वहाँ पे SECP और PSSC वेबसाइट पे। देखिए मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा ना ब्रोकर के, आप इस ब्रोकर के पास जाएं और इसके साथ काम करें, बिल्कुल मिलेगी आपको, पूरी लिस्ट है वहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। ठीक है अमित साहब, थैंक यू। नहीं अच्छा रहा, अच्छा इंटरेक्शन था, थैंक यू। कोई मसला नहीं, और हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है वो दोबारा इस तरह के सेशन किए जाएं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में किए जाएं ताकि ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके चीज़ों के ऊपर। और कुछ आपको रीडिंग मटेरियल, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कहा रोकले जाओ कौन सा अच्छा है, किसकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी जाए, तो सर ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। आपको बता दें कि यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो आप पढ़ें ग्रुप जाओ, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ें। मैं अपने मेरी दो बेटियां, दोनों को मैंने 20-20 हज़ार रुपये देके ना एक ग्रुप जाओ उसमें अकाउंट खोल के दे दिया, ठीक है। और मैंने कहा है इस पैसों को आप तबाह कर दो, मसला नहीं है, लेकिन सीखो इसको, ठीक है, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो कि यार पैसिवली आपका पैसा कैसे जो है वो मज़ीद पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए एक अच्छी लर्निंग हुई होगी, और सर के लिए और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां। ग्रुप फोटो खींच लेते सामने से, ठीक है। तो उन्होंने ये बैठना उठना, ठीक है।